हेलो दोस्तों। कक्षा 8 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, अध्याय 9। उसमें से अभ्यास प्रश्न बाकी रह गया था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि अभ्यास प्रश्न अगर बुक पढ़ लेते हैं तो अभ्यास प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें अंदाज़ा लगती है कि हम कितने ध्यान से पढ़े हैं। तो अभ्यास प्रश्न इसीलिए देखना ज़रूरी रहता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैं सोची थी कि दूसरे वीडियो में डालूँगी। ये हम लोग पढ़े नहीं थे, पढ़ लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। वीडियो बहुत बड़ा था इसीलिए मैं छोड़ दी थी। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्रता भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 को, ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। इसको पढ़ लेते हैं ना। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 को गांधी जी का शीर्ष कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन से स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 को गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदम तगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। ये पढ़ लेते हैं ना, वीडियो बड़ा हो गया था तो नहीं पढ़ी थी मैं। अफ्रीका के राष्ट्रवाद, घाना का उदाहरण। 19वीं सदी के आखिर 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन या जबरन अधिग्रहण करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व
कुआमे नकरूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों को रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभा बनाए जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इन चुनावों में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हम लोग अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो 1870 के दशक 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया जिससे भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो कांग्रेस ने उस समय सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवादी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक भाग था, क्योंकि उस समय तक अधिकांश महत्वपूर्ण नौकरियों पर कोरे काबिज थे। कांग्रेस ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। आर्म्स एक्ट निरस्त करने तथा अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता लोगों को दिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 में हुआ। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई थी। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक लाभ पर कर बढ़ा दिया था और सैनिक व्यय में बढ़ोतरी तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति के कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। इस युद्ध में औद्योगिकरण और वस्तुओं जैसे जूट के बारे में कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी गई। इन दिनों अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी आई थी, जिस कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। मैं इसलिए अभ्यास प्रश्न पढ़ देती हूँ कि आप लोगों को अगर कहीं मान लीजिए भूल जा भी रही है ना, तो आप लोगों को तुरंत उस पॉइंट पे याद आ जाएगी। और आप लोग को चाहेंगे तो मैं बोल रही हूँ तो लिख भी सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं आता आप लोग खुद जाके ढूंढ के अभ्यास प्रश्न देख सकते हैं। तो आप लोगों की इच्छा, जैसी मर्जी आप लोग, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोग एक बार सुन लेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा ना क्वेश्चन तुरंत। तो आप लोग ये सोचेंगे कि ये बाद में अभ्यास प्रश्न हल कर लेंगे तो फिर छूट जाएगा, फिर मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं इसी वक्त अभ्यास प्रश्न करा देती हूँ ताकि आप लोग तुरंत देख सकें। और चलिए, मेरा पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूख गया है, मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। चलिए पढ़ते हैं।
तो हम लोग किस पे थे, हाँ 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। तो 1940 में मुस्लिम लीग की मांग 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मध्यमार्गी कौन थे, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। तो 1940 में मुस्लिम लीग की मांग 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। तो इसलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्यमार्गी थे। इन नेताओं के प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके संघर्ष का तरीका था, इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे सभ्य हैं, वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे तथा उन्हें दूर करेंगे। ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों, याचिकाओं के द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। ये नेता सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों, दुष्प्रभावों से जनता को अवगत कराना चाहते थे। तो कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न था। तो नरमपंथी संघर्ष में शांतिपूर्ण तरीकों को प्रयोग करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी यह मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी मांग नहीं मानेंगे। नरमपंथी प्रार्थनाओं, अपीलों और याचिकाओं में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी इस तरीके के विरोधी थे। तो चर्चा करें कि भारत में विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या क्या समझते थे। तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे किए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन किया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों का विरोध औपनिवेशिक सरकार के वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित करने के लिए था। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन अपने गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आंदोलन चलाया। लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। तो गांधी जी ने नमक को तोड़ने का फैसला क्यों लिया। कितना मज़ा आता है ना बुक पढ़ के अभ्यास प्रश्न करने में। चलिए, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिए कि उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। 1930 में गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए थे और वहां तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो नमूना देख लेते हैं। 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। हे भगवान।
तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे दोनों के बीच मतभेद गहरे हो गए। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया। 1946 के प्रांतीय चुनावी लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर अत्यधिक सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। मार्च 1946 कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अप्रैल को 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई और इसके बाद विभाजन का परिणाम सामने आया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा, दिमाग लगाइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ, ये वाला मैं कर देती हूँ, ठीक है। कुछ तो आप लोग को के लिए छोड़ना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं दो सहभागियों या नेताओं के जीवन और कृतित्व के बारे में और पता लगाएं तथा उनके बारे में एक संक्षिप्त निबंध लिखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जिसका इस अध्याय में जिक्र नहीं आया है। तो वीर कुंवर सिंह को ले लीजिए और सरोजनी नायडू। वीर कुंवर सिंह 1777 से 1858 बिहार राज्य में आरा के निकट जगदीशपुर के एक जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 80 वर्ष की आयु में उन्होंने दानापुर में संग्राम की कमान संभाली और 2 दिन बाद आरा पार कब्जा कर दिया और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट लड़े गए अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन लीग्रेड की सेना को हराया था। 26 अप्रैल को 1958 को अपने गांव में उनकी मृत्यु हो गई थी। और सरोजिनी नायडू भारत कोकिला सरोजिनी नायडू 13 फरवरी 1879 से 2 मार्च 1949 एक विशिष्ट कवयित्री और अपने समय की महान वक्ताओं में से थीं। 1898 में उनका विवाह गोविंद राजुलू नायडू से हुआ, जो पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। नमक सत्याग्रह एवं उसके बाद अन्य संघर्षों में उनकी अग्रणी भूमिका रही और कई वर्षों तक राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा रही और तथा इससे जुड़े स्वयंसेवकों को परिचय देती रही। वह 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश की गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला थी गवर्नर, यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। तो दोस्तों ये हुआ अभ्यास प्रश्न, ये ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो बाय दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बाय दोस्तों।